तो नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सीरीज में साइंस का वीडियो डाला था, आज हम डाल रहे हैं। आज हमारे पास है इकोनॉमिक्स की क्लास। तो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, बहुत टीचर पढ़ाते नहीं हैं। आज हम वही इकोनॉमिक्स का वीडियो करेंगे 5000 क्वेश्चन के इस सीरीज में। ये क्लास दूसरा पार्ट है। हम 5000 कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी गाँव के पक्ष में ज़्यादा रहते थे, गांव में अर्थव्यवस्था के गाँववासी में। तो ग्रामीण सहकारिता गांधीवादी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है। ग्रामीण सहकारिता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी की अथी पे अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिखे तो आप मान लीजिए वो गांधी जी का ही सोच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी कौन सी पंक्ति में व्याख्या किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है? तो अर्थव्यवस्था होती है आपकी दो टाइप की। एक होती है पूंजीवादी, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में होता है कि आपका जो भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनियों को मेन कंपनी बोला जाता है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, कितनी प्राइवेट कंपनियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी कंपनियां सरकार के अधीन होती है। जैसे रशिया की अर्थव्यवस्था आपकी समाजवादी है, वहाँ की सारी कंपनियां जो होती हैं वो सरकार के अधीन होती है। वैसे ही भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं। प्राइवेट कंपनियां में कौन है? टाटा, रिलायंस, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। और सरकारी कंपनियों में DRDO, इसरो, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित हो जाएगी, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का प्रकार। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व दोनों रहेगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया? तो हेराल्ड डोमर मॉडल एक आया था, उससे विकासशील राष्ट्रों ने विकास के मॉडल अपनाए हैं। विकास हो रहा हो नहीं, इस पर अध्ययन के पारंपरिक आधार क्या हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP उस देश की GDP गिनी जाती है। जैसे चाइना की GDP कितनी है, भारत की GDP कितनी दर से बढ़ रही है, ये सब देखा जाएगा और अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस देश का GDP बढ़ रहा है यानी विकास हो रहा है इस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 से 70 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो GDP का प्रयोग किया जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? देखिए यहाँ पे क्या था? सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी दोनों अलग अलग चीज होंगे। सकल घरेलू उत्पाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं GDP। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा अनुपात तृतीय क्षेत्र। अब क्षेत्र की बात आती है तो चलिए ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे अधिक योगदान करता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कौन सबसे अधिक योगदान करता है? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। क्लियर है आप लोग को? अगर आपको क्लियर नहीं हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, GDP GNP क्या होता है या क्षेत्र क्या होता है। मैं आपको अलग से वीडियो डाल के पूरी डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा जैसा आप बोलोगे। कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? ये गलत दिया हुआ है, छठा। यहाँ पे छठा स्थान नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अब भारत का स्थान हो गया चौथा। हाल ही में हमने जापान को पीछे छोड़ा है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा क्या स्थान है? हम टॉप 5 नेशन में आ चुके हैं। हम चौथे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा पैसा के मामले में।
ये प्राउड फील करने वाली बात है, प्राउड फील किया करो इसको। सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास चौथे नंबर में, मतलब दुनिया में सोचो कितना देश है, उसमें हम चौथे नंबर पे है सबसे ज़्यादा पैसा में। हमें और आगे आना है। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? अमेरिका के पास। उसके बाद किसके पास है? चीन के पास। उसके बाद किसके पास है? उसके पास है जर्मनी, ब्रिटेन के पास, सॉरी ब्रिटेन के पास है। तो उसके पास किसके पास है? उसके बाद है इंडिया के पास, उसके पास जापान के पास। कहा है कि हमने जापान को ही तो पीछे छोड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था हो गई 4 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारी हो गई है। मोदी जी ने बोला था 2025 तक हम 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 ट्रिलियन पहुंचने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी टाइम नहीं, 1-1.5 साल 2 साल में आप देखिएगा कि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। अमेरिका का है 40 ट्रिलियन और चीन का है 19 ट्रिलियन, हमारा है 4 ट्रिलियन। तो सोचिए हम कितना पीछे हैं अमेरिका और चाइना से। हमें उन्हें टक्कर देनी है, हमें इन जैसे गधों को टक्कर नहीं देनी है जिसका नाम लिख रहा हूँ। ये तो साले भीख मांग के कमाने वाले हैं। एक करंट अफेयर बताऊँ आपको, मैंने करंट अफेयर पढ़ रहा था कल, मतलब देख रहा था, तो मुझे एक क्वेश्चन मिली कि भिखारियों पर बैन किसने लगाया है? तो भिखारियों पर बैन लगाने वाला पाकिस्तान है। मतलब देश जाके भीख मांग सकता है, लेकिन देश में कोई भीख नहीं मांग सकता। ये इनका लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, चौथा, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये एक बार चेक कर लेना है, 52%। ये ना हर साल एक डेटा आता है कि इतने लोग कृषि से बाहर निकल गए, क्योंकि जॉब होता है हर साल ना, तो पता चलता है कि अब ये कृषि नहीं करते। तो ये एक बार चेक कर लेना आप। ऐसे तो 52% यहाँ पे है, तो उसी के आसपास होगा कुछ। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो NSSO करता है। कौन करता है? NSSO। NSSO की स्थापना कब हुई थी? NSSO की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। पूरा नाम क्या है NSSO का? तो नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस नाम है, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। भी देख लेते हैं हम। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो बाजार आप जानते ही क्या अभिप्राय है उससे। ये प्रतियोगिता को दर्शाती है, मतलब कुछ भी प्रतियोगिता को कैसे दर्शाएगी। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा करता है प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत को निम्नलिखित में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। अभी हम विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्योग के अनुसार, यानी फैक्ट्री जो लगती है, इंडस्ट्री जो लगती है, उसके अनुसार हम बांटते हैं। अगर सरकार लगा रही है तो वो तो सार्वजनिक हो जाएगी। जैसे कोई भी सरकारी चीज़ होती है, हम क्या बोलते हैं? अपना ही तो मेरे टैक्स से बना है, मेरे टैक्स से बना है, हम लोग टैक्स दिए हैं, उस वजह से सरकार ये बना पाई है। तो ये क्या हो गई? ये सार्वजनिक हो गई। आप कभी बोल सकते हो कि टाटा मेरा है? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसके क्षेत्र से अधिक महत्व मिल रहा है? तो निजी क्षेत्र से, यानी प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। चलिए, भारत में कृषि मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता को देखने मिलती है? कृषि में, तो कृषि में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। यानी मान लीजिए एक खेत है, इसमें एक आदमी लगा हुआ है हल चलाने में, उसकी वाइफ भी यहीं पे लगी हुई है, वो बैठ के देख रही है या फिर खाना लाई है या कुछ की है। उसका बेटा भी यहीं पे है, वो क्या कर रहा है कि खरपतवार चुन रहा है, ठीक है। उसकी बेटी भी यहीं पे है, यानी 4 लोग
4 लोग एक खेत में लगे हुए हैं। सबको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम किसका है? सिर्फ किसान का, एक आदमी का काम है। अब बताओ, जो हल जोत रहा है वो खरपतवार नहीं चुन सकता क्या? चुनेगा ही, उसी का काम है। उसकी बेटी भी लगी हुई है वहाँ पे मिट्टी फोड़ने में, या जो बड़ा ढेला होता है उसको फोड़ा जाता है तो उसको फोड़ने में। उसका काम था क्या यहाँ पे? नहीं था, लेकिन वो भी लगी हुई है, उसको भी लग रहा है कि भाई हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। मतलब आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपकी ज़रूरत की काम नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लगे हुए हैं। इसी को बोलते हैं क्या? अदृश्य बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो एक तो मौसमी और एक अभी पढ़ा में अदृश्य। अब मौसमी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जैसे जब देखिएगा कि धान रोपना हो तो आप आदमी को खोजिएगा, मिलेगा नहीं आपको धान रोपने के लिए, इतना बिजी होते हैं। कभी इनके खेत में, कभी उनके खेत में, कभी उनके खेत में। अब मान लीजिए धान सब जगह रोपा गया, उसके बाद जो धान रोप रहे हैं वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। उनके पास नौकरी नहीं है, अब उनके पास पैसा कमाने का साधन नहीं है। अब तो ये कौन हो गए? ये हो गए मौसमी बेरोजगारी। मौसम आता है इनमें तो बिजी हो जाते हैं, और मौसम ख़त्म होता है तो उसमें बेरोजगार हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित लोग अभी कम बेरोजगार हैं, मतलब ज़्यादा बेरोजगार हैं। आपने पढ़ लिया है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल पा रही है। अब बोलिएगा डॉक्टर्स को क्या जॉब? तो सरकारी स्कूल में हर सरकारी हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर्स बैठते हैं, उनमें कमी है। एक अस्पताल में कम से कम 2 या से 3 डॉक्टर होने चाहिए। आपके अस्पताल में, आप सरकारी में जाओगे, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्या है? कमी है। लेकिन ये डॉक्टर की भर्ती भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सरकार का कोई पॉलिसी होगा, तो इसको बेरोजगारी ही तो बोलेंगे डॉक्टरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में निर्धनता के स्तर के आकलन किया जाता है तो परिवार कितना व्यय कर रहा है, किस पे, पूरा परिवार पे कितना व्यय हो रहा है, इस पे निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? यानी इथोपिया में ज़्यादा कुपोषण होगा तभी तो भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को एक और प्रदेश कहा जाता है, सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया प्रदेश। क्यों? सोया रहता है क्या? नहीं, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोला जाता है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कौन कौन है? देखिए, ऐसे ही रिलेट कीजिएगा ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। मध्य प्रदेश जैसे ही सुने, मध्य प्रदेश से जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है आपके दिमाग में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? सबसे प्रमुख नदी नर्मदा। कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये सब याद रखा कीजिए, ये सब आना चाहिए आपके दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग, अच्छा नीति आयोग आया, तो नीति आयोग कब बना था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए। नीति आयोग कब बना था? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को बनाया गया था। कब बना था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नीति आयोग किन्हीं सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है। तो एक सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, उसी के द्वारा नीति आयोग निर्धनता रेखा से यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग को बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं उन लोग को? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। एक होता है APL, एबव पॉवर्टी लाइन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किस सूत्र का प्रयोग करता है? तो एक आदमी थे DT लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने एक सूत्र दिया था, तो नीति आयोग उसी का
सूत्र का प्रयोग करता है। क्या सूत्र दिया था? एक सूत्र दिया था कि रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में इतना इनकम होना चाहिए तब अमीर लगेगा, और शहरी एरिया में इतने इनकम होना चाहिए। वही सूत्र का प्रयोग करता है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी विश्व के साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अभी एनडीए गवर्नमेंट ने अंत्योदय कार्यक्रम लॉन्च किया था। उसका था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, यानी जो एकदम गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, रोटी नहीं है, घर में मकान नहीं है, उन लोगों का मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, 26%। देखिए इकोनॉमिक्स में यही दिक्कत है, आपका कोई भी आंकड़ा फिक्स नहीं होता, कोई भी आंकड़ा फिक्स नहीं होता। हाँ, ये होता है कि 1950 में स्थापित है तो वो तो फिक्स रहेगा, परसेंटेज वाला जो होता है फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितने रहने की संभावना व्यक्त की गई है? सोचिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 2007 से 2012 के बीच में। अभी का क्वेश्चन पूछा हुआ ये, कैसे आप विश्वास कीजिएगा कि 11% है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये बदलता रहता है, अब चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा 5 ईयर प्लान जो होता है, पंचवर्षीय योजना, ये कब से स्टार्ट हुआ था और कब से कब तक चला, ये मैं आपको ये क्लास ख़त्म होती है ना तो वहाँ पे लिख के बता दूंगा, ठीक है। भारत में निर्धनता का भौगोलिक प्रकाश कौन सा राज्य है? तो भारत में निर्धनता सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। एमआरपी आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत का निर्धनता प्रतिशत कितना है? 21.8%। ये भी आप चेक कर लीजिएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD या विश्व बैंक का प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री को देना है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? यहाँ पे होगा ये महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? महबूब उल हक। आपको बताना है कि जो रूरल बैंक हैं, हमारे ग्रामीण बैंक, उनकी अवधारणा सबसे पहले किसने शुरू की थी? उसकी अवधारणा सबसे पहले पेश की थी मोहम्मद यूनुस थे। इन्होंने स्थापित किया था ग्रामीण विकास बैंक। सबसे पहले कहाँ किया था? बांग्लादेश में। अभी आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश का एक आदमी है जो से वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा के खुद प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है। यही है वो मोहम्मद यूनुस, जो उस टाइम तो संत बन गए थे, इस टाइम क्या बन गए हैं? राक्षस। तो मोहम्मद यूनुस, और ये क्लेम करते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब बांग्लादेश का पार्ट होगा एक दिन। बताओ भाई, ऐसे ऐसे जोकर रहते हैं जो देश को चला रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं। एक हमारा ये नल्ला है पाकिस्तान, और एक है पाकिस्तान का टूटा हुआ भाग। दोनों ना अलग लेवल का, क्या बोले, छोड़ो, समझ गए जो समझ गए वही। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP। तो ग्रामीण बैंक की अवधारणा किसने पेश की थी? मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के। हरित सूचकांक विकसित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की मानव विकास रिपोर्ट, अभी मैंने पढ़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI कौन जारी करता है? UNDP।
इसके तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 2002 में। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये यू है कि भी है? ये यू है। बंद अर्थव्यवस्था क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारा आयात निर्यात दोनों बंद हो चुका है, इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, भारत ने कई एयरबेस तबाह कर दिए, लेकिन उन सालों को इतने तक समझ नहीं है कि हमारा एयरबेस तबाह हुआ है। उन्होंने अपनी आर्मी को फील्ड मार्शल तक की रैंक पे पहुंचा दी भाई। मतलब उनका आर्मी जो होता है ना, वो आगे से बोल देता है कि हम भारत पे अटैक करेंगे, उन्हें एक मेडल मिल जाता है। आप देखना उसके मेडल, उसकी छाती पे कितने मेडल लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं आज तक आपको पता नहीं चलेगा। ना इन्होंने इंडिया से कोई वॉर जीता है, ना कोई और कंट्री से वॉर जीता है, इनका खुद का बलूचिस्तान इनको मारे जा रहा है, लेकिन मेडल देखिएगा ऐसे तो ड्रेस से भी भारी मेडल पहन के घूम रहे हैं। क्या बोला जाए। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आयात निर्यात दोनों बंद हो चुके हैं, यानी ना कहीं से हम सामान मंगा रहे हैं ना कहीं भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। भारत में 1850 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ है? सबसे ज़्यादा रेलवे में किया था। सबसे पहले रेलवे कब चली थी? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठाणे, मुंबई से ठाणे कितना किलोमीटर था? 29 था क्या? मुझे ठीक से याद नहीं है, 29 ही था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था भारत में वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। हमारे संविधान में कितने विषय हैं, मतलब कितने सूची हैं? 3 सूची हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसका मिलन होता है? राज्य प्लस केंद्र समवर्ती सूची को बोला जाता है। सूची हमारे कौन से, किसको बोलते हैं? अनुसूची में है, 7वां में है, 7वीं अनुसूची में हमारे। हाँ चलिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। सर्वप्रथम क्रांति किस देश में हुई थी? औद्योगिक की इंग्लैंड में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को। क्यों माना जाता है? 1991 की बात। आइए चलिए आपको आपके भूतकाल में लेके चलते हैं। दिन है 1991, सॉरी साल है 1991। दिन कैसे हो सकता है 1991? साल है 1991। भारत के पास, जब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे। पीएम कौन थे? पीएम थे पीएम नरसिम्हा राव जी। याद रखिएगा, मनमोहन सिंह पीएम नहीं थे, पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव जी। तो भारत के 1991 में भारत के पास पैसा बचा, कितना पैसा बचा था पता है? 15 दिनों के लिए बस बचा हुआ था, 15 दिनों के लिए। जो डॉलर वॉलर होता है वो 15 दिनों के लिए बचा हुआ था, फॉरेन पैसा। अब फॉरेन पैसा की हमें ज़रूरत क्या है? तो हम जो भी तेल खरीदते हैं, जो भी बाहर से सामान मंगाते हैं, उसका रुपया में तो देंगे नहीं उन्हें कि लीजिए भैया पेमेंट कर लीजिए, रुपया 5 रुपया ले लीजिए। हम किस में करना पड़ता है? हमें डॉलर में, डॉलर में। हमारे पास मात्र 15 दिन के बचा था। तब मनमोहन सिंह गए IMF के पास, ठीक है, भारत सरकार गई IMF के पास। IMF में बोला कि आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें यानी आपको प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनको एंट्री देनी पड़ेगी। तो
ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब ग्लोबलाइजेशन आपको करना पड़ेगा इंडिया में। उससे पहले क्या आती थी, 1991 से पहले इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनियां नहीं आती थी, कोई भी विदेश की कंपनियां नहीं आती थी। तो ये IMF ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन कीजिए, फिर प्राइवेटाइजेशन कीजिए। हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट कंपनियां उतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं थी उस टाइम, तो ये भी किया, तब जाके IMF से हमें लोन मिला था। और वही मनमोहन सिंह को बोला जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने बचा दिया, नहीं तो आज हम पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब हालत में होते। तो क्या हुआ था 1991 में, कौन थे PM? नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। अब आप देखते होंगे कि मनमोहन सिंह को क्रेडिट ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? नरसिम्हा राव को उतना नॉलेज नहीं था इकोनॉमिक्स का, और मनमोहन सिंह ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, RBI के गवर्नर रह चुके थे। ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो RBI के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग हमारे भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों जैसे भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता है। आय में असमानता मतलब अगर मैं टीचर हूँ, मुझे 50,000 मिल रहा है, तो एक और टीचर को 50,000 ही नहीं मिलेगा और कम मिलेगा, ऐसे ही, या ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ऐसे ही आय में असमानता है। इसलिए हमारे कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन एक स्कीम आ रही है, पता नहीं कब आ रही है। भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी क्या है? ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने पास किया था। क्या किया था? बोल रहे थे कि हमारा जितना भी पैसा है भारत का, सोना चांदी, ये सब अंग्रेज अपने देश में लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं? कभी ये टैक्स के नाम पे, कभी उस नाम पे, तो उसी को बोला जाता है ड्रेन थ्योरी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक का नाम याद रखेगा। मतलब आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बुक आपसे नहीं पूछा जाएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। इसी बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। देखिए क्या क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पे हम ड्रेन थ्योरी लिखे, ड्रेन थ्योरी का कहाँ वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो CSO संगठन है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 मई 1951 को CSO की शुरुआत की गई थी। यही हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की सर्वाधिक है और बिहार की सबसे कम है। बिहार की सबसे कम क्यों है? क्योंकि बिहार के लोग, बिहार में कमाने का अवसर ही नहीं मिलता, दूसरे जगह कमाना पड़ता है और दूसरे जगह जो भी काम हो करना पड़ता है, क्योंकि अपने परिवार का जिम्मेदारी होता है उन पे, तो राष्ट्रीय आय कम हो जाता है। देश में आर्थिक विकास के माप के लिए कौन सी सबसे बेहतर माप है? तो राष्ट्रीय आय सबसे बेहतर माप है कि अगर राष्ट्रीय आय सुधर रहा है मतलब देश अच्छे आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर राष्ट्रीय आय ही कम रहेगा तो विकास कहाँ होगा? नेशनल आय होता क्या है? जैसे भारत सरकार जितना पैसा कमाती है तो उसको डिवाइड करती है कुल जनसंख्या से, उसी से राष्ट्रीय आय निकलता है हमारा। किस देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो GDP। हमने शुरू में ही पढ़ा कि GDP से ही पता चलता है कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा देश विकास नहीं कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उत्पत्ति गणना विधि एवं आय विधि द्वारा। किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन कार्यों का योगफल, यानी टाटा 500 कमा रहा है, ये उतना कमाया, ये उतना कमाया, सबको जोड़ के देखा जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है कुल जनसंख्या से, तो उसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है। हाँ, कुल जनसंख्या में हम भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है?
वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस। ये पीसी है, नॉट वीसी। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता पूर्व अनुमान लगाया था। एक सिराज भी है, मोहम्मद सिराज नहीं है, सिर्फ सिराज है। स्वतंत्रता प्राप्ति देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए आपको फर्स्ट 5 ईयर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट प्लान अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो उसके लिए सॉरी, मैंने एडिट नहीं किया था, अभी याद आया। तो चलिए हम पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान। हाँ, तो फर्स्ट प्लान कब आया था? फर्स्ट प्लान आपका आया था 1951 से 56 में। फर्स्ट प्लान कब आया था? 1951 से 56 में। ये आपका बेस था हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट प्लान आपका। दूसरे 1956 में ख़त्म हुआ, तो 1956 में दूसरा प्लान लॉन्च किया गया था। कब? 1956 में। सेकंड प्लान 1956 से 61 में। फर्स्ट 1951 से 56, 1951 से 56 5 साल, 1956 से 61 5 साल। सेकंड प्लान 1956 से 61 जो आया था, ये था आपका बेस्ट महालनोबिस मॉडल पे। महालनोबिस मॉडल, यही था सेकंड प्लान। थर्ड प्लान कब था आपका? 1961 में ख़त्म हुआ सेकंड प्लान। तो थर्ड प्लान कब आएगा? 1961 में। ये भी सेम महालनोबिस प्लान पे ही बेस्ड था। उसके बाद क्या किया गया कि 1966 में जो आया, उसके बाद 3 साल के लिए गैप दिया गया 5 ईयर प्लान को, और 3 एनुअल प्लान आए थे, मतलब साल में प्लान आते थे। एक्चुअली यहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, तो 5 ईयर प्लान नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता था, तो 5 ईयर प्लान की जगह ये एनुअल प्लान लाते थे। तो 1966 से 1969 तक 3 साल तक क्या चला था? एनुअल प्लान। देखिए 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लान आया, उसके बाद 3 साल रेस्ट यानी 1966 के बाद 3 साल रेस्ट यानी 1969। फोर्थ प्लान आया 1969 से 74 में। फोर्थ प्लान कब आया? 1969 से 74 में। और फोर्थ प्लान आपका किस पे मॉडल था? एलन ब्रो मॉडल पे। ठीक है, तो फोर्थ प्लान 1969 से 74 में। फिर फिफ्थ प्लान आएगा 1974 से 79 में। कब आएगा? 1974 से 79 में। उसके बाद सिक्स प्लान आएगा 80 से 1985 में। यहाँ भी 1 साल का गैप था। देखिए फिफ्थ प्लान 1979 में ख़त्म हुआ, और सिक्स प्लान कब लॉन्च हुआ? 1980 में, यानी 1 साल का गैप हो गया। सेवन्थ प्लान आपका आया 1985 से 90 में। सेवन्थ प्लान कब आया? 1985 से 90 में। एट्थ प्लान 92, यानी यहाँ भी 2 साल का गैप था। कब गैप हुआ? 3 हुआ ख़त्म, उसके बाद 3 साल का गैप, फिर 2 हुआ ख़त्म, फोर्थ और फिफ्थ, उसके बाद 1 साल का गैप, फिर क्या हुआ? फिर 2 हुआ ख़त्म, उसके बाद 3 साल का गैप, 2 साल का गैप। उसके बाद नाइन्थ प्लान आपका आया 1997 से 2002 में। उसके बाद 10th प्लान आया 2002 से 2007 में। यहाँ पे पीएम बने थे प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया 7 से 12। 12th प्लान 2012 से 17 तक क्या था? फिक्स था, लेकिन 2013 में कौन सी गवर्नमेंट आ गई थी? हमारी एनडीए गवर्नमेंट, यानी मोदी जी की सरकार आ गई थी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया? यानी 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया, यानी 5 ईयर जो 12वां 5 ईयर प्लान था वो 5 साल नहीं चल पाया था। 12वां 5 ईयर प्लान 5 साल नहीं चल पाया था। उसके जगह क्या आ गया था? उसकी जगह आ गया था नीति आयोग। कब आया था? 2015 में।